तो कहानी की शुरुआत में हमें जिनी के बारे में बताया जाता है, जिसे खुदा ने फरिश्तों के बनाने के बाद बनाया था, जिनके अंदर बेशुमार ताकत थी, जिससे उनमें गुरूर पैदा हो गया कि वो पूरे कायनात में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जिसके बाद खुदा ने फरिश्तों को भेजा जिनियों का घमंड तोड़ने के लिए। उनकी लड़ाई हुई और पूरे 300 सालों तक चली। फरिश्तों ने सारे जिनियों को मार दिया सिवाय कुछ को छोड़कर जो छुप गए थे। अब जिनियों का सफाया करने के बाद खुदा ने उनकी जगह मिट्टी से इंसानों को बनाया और बाकी बचे जीनियों से कहा कि अब तुम मेरे बनाए इंसानों के आगे झुकोगे। जिसके बाद सभी फरिश्तों और जीनियों ने मिलकर खुदा के दोबारा बनाए इंसानों के आगे सर झुकाया, सिवाय इब्लिस के, क्योंकि उसका मानना था कि वो बिना धुएं आग से बना एक नायाबी करिश्माई जिन है। वो भला मिट्टी से बनाए किसी चीज के आगे कैसे सर झुका सकता है। जिसके बाद खुदा ने उसे जन्नत से निकालकर जहन्नम में फेंक दिया ताकि उसका ये घमंड चूर हो सके कि वो इंसानों से बेहतर है। मगर इब्लिस खुदा के आगे ये शर्त रख देता है कि मैं आपको साबित कर दूंगा कि आपके बनाए ये मिट्टी के सारे इंसान मुझसे भी बुरे हैं और मैं उन्हें जहन्नम में ले जाऊंगा। जिस पर खुदा ने उससे कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इसके बाद वो जहन्नम से निकलकर जमीन पर आ गया और चिराग, अंगूठी और घड़े जैसे चीजों में रहने लगा। अब उसका मकसद था कि धरती पर रहते हुए वो इंसानों को बहला फुसलाकर उनसे गलत काम करवाएगा और उन्हें जहन्नम में भेजकर खुदा को ये साबित करता जाएगा कि उसके बनाए एक नहीं बल्कि पूरे इंसान जाति ही बुरी है। उसके इस मकसद में एक बार उसका चिराग एक लड़की के हाथ लग जाता है, जिसने मरते दम तक 3 विश मांगी और उसके तीनों विश अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भलाई के लिए थी। मिट्टी से बनाई ये लड़की सच्चाई और अच्छाई की मिसाल थी, लेकिन उस लड़की के मरने के बाद जिनका चिराग रेत में दफन होता चला गया क्योंकि वो अपने मकसद में फेल हो गया था। अब उसे वापस से खुदा को साबित करने के लिए अब उसे उसी चिराग में कैद होकर उस लड़की के दूसरे जन्म का इंतजार करना होगा ताकि वो दोबारा से जन्म लेकर उससे 3 विश मांगे, जिससे वो खुदा को साबित कर सके कि वो भी बाकी इंसानों की तरह लालची और बुरी है। अब कहानी की शुरुआत में हमें खयोंग को दिखाया जाता है। वो अपनी माँ से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। वो उनसे पहली बार मिल रही थी क्योंकि उसकी माँ ने उसके साइकोपैथ नेचर की वजह से उसे अपनी माँ के पास छोड़ दिया था। इसलिए अब खयोंग अपनी नानी के साथ रहती थी और नानी ने उस साइकोपैथ को पाल पोस कर बड़ा किया था। खयोंग अपनी माँ से मिलने का इंतजार 10 साल से कर रही थी ताकि वो उसे जान से मारने की धमकी दे सके, क्योंकि उसकी माँ अपनी लाइफ में खयोंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती थी। जब भी खयोंग की माँ पैसे भिजवाती, नानी बहुत रोती क्योंकि वो उन पैसों को ले जाकर खेत में गाड़ देती है और उस पर मिर्ची के पौधे लगा देती है। नानी बेचारी खयोंग जैसे साइकोपैथ को बर्दाश्त करती, यहाँ तक कि स्कूल वालों ने भी उसे स्कूल से निकाल दिया और डॉक्टरों ने भी उसके साइकोपैथ का इलाज करने से मना कर दिया, लेकिन नानी उसे सुधारने में लगी रही। एक बार स्कूल में हुए मेढकों के चीरफाड़ को देखने के बाद अब उसे जब भी कोई जीव दिखता वो ब्लेड से उसका पेट फाड़ देती, जिससे परेशान होकर एक बार नानी ने उसका ही हाथ काट दिया। खयोंग ने कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, तो नानी उसे कहती है कि मेढकों को भी दर्द होता है और वो तो बोल भी नहीं सकते। मगर गुस्से में उसने नानी का गला ही दबा दिया, तो नानी ने भी उसका गला दबा दिया और उसे एहसास करवाया कि जब कोई उसे हर्ट करता है तो कैसा लगता है। नानी कहती है अगर तुम दूसरों को प्यार करोगी तो मैं भी तुमसे प्यार करूंगी और अगर तुम दूसरों को चोट पहुंचाओगी तो मैं भी तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी। खैर, नानी के इस तरह बिहेव करने के बाद खयोंग की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया और अब वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी नानी से करती थी। और अब जब उसके माँ के पैसे भेजने पर उसकी नानी दुखी हो जाती तो उसे बहुत बुरा लगता, इसीलिए वो अपनी माँ का पता लगाकर उनसे मिलने के लिए आती है और कहती है कि मेरी माँ को पैसे भेजना बंद करो, हमें आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं, अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब अगले सीन में हम खयोंग को प्लेन से दुबई जाते हुए देखते हैं। वो यहाँ डेजर्ट टूर पर गई थी जहाँ उसके साथ और भी लोग आए थे। वहाँ रेत के बवंडर को दिखाकर गैड उसे बताते हैं कि इस रेत के तूफान को नाचता हुआ जीनी कहते हैं। इसके बाद खयोंग अकेले इधर उधर रेत में घूमने के लिए निकल जाती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे मैसेज करके पूछा कि कैसा लगा रेगिस्तान। वो रिप्लाई देने लगी और तभी वो एक चीज से टकरा कर गिर गई। मुड़कर देखा तो वो एक पुराने चिराग से टकराई थी। वो उसे उठाकर जोर से पटकने लगती है और फिर उसे फेंक देती है, लेकिन वो दोबारा उसके पैरों के नीचे आकर उसे गिरा देता है। फिर उसे उसमें से कुछ आवाजें भी सुनाई देती है। वो उसे उठाकर सेक करती है तो उसमें से एक जिनी बाहर आता है। खयोंग उसे अपनी हेयर पिन दिखाकर पूछती है कि कौन हो तुम। जिनी तुरंत गायब होकर
आकर उसके पीछे अपेयर होता है और उसे स्मेल करने के बाद कहता है कि तुम वही हो ना जिसकी वजह से मैं 983 साल तक इस चिराग में कैद था। लेकिन वो अपने बड़े बड़े बालों से खुद ही फंसकर गिर रहा था। खयोंग दोबारा पूछती है, अरे नमूने कौन हो तुम? फिर वो बताता है, मैं एक जिनी हूँ और मेरा नाम है इब्लिस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुरान के वर्ष के हिसाब से इब्लिस इस्लाम में एक जिन था जो खुदा की बहुत इबादत करता था। फिर जब खुदा ने हजरत आदम को बनाया और सभी फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लिस ने घमंड में आकर इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं आग से बना हूँ और ये इंसान मिट्टी के हैं, मैं इनसे बेहतर हूँ। जिसके बाद उसके इस नाफरमानी की वजह से खुदा ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया और उसे जन्नत से निकाल दिया। और उसी समय से इब्लिस ने ये ठान लिया कि वो इंसानों को गुमराह करेगा और उन्हें खुदा के रास्ते से भटकाएगा। इब्लिस को ही शैतान कहा जाता है जो इंसानों के दिलों में बुरा ख्याल डालता है और अच्छाई से रोकता है। अब हम देखते हैं कि खयोंग के चिराग के हिलाने की वजह से इब्लिस को उल्टियाँ आ रही थी। खैर खयोंग को उसके बातों पर विश्वास भी नहीं हुआ था, इसीलिए वो चिराग को वही छोड़कर चली जाती है। फिर जब वो अपने रूम में पहुंचती है तो जिनी वहाँ पहले से मौजूद था और उसके बड़े बड़े बाल पूरे घर में फैले हुए थे। खयोंग उससे कहती है कि बाल की दुकान ये सब समेटो और निकलो। जिस पर जिनी कहता है, क्या मैं तुम्हें सच में याद नहीं? हम आज से तकरीबन 983 साल पहले मिले थे। खयोंग कहती है, बकवास बंद करो। अगर तुम सच में इस चिराग में बंद थे और तुम्हारे बाल इतने सालों में इतने बढ़ गए तो फिर तुम्हारी दाढ़ी कहाँ है? वो क्यों नहीं बढ़ी? जिनी कहता है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। जिसके बाद खयोंग अपने कमरे में जाकर लेट जाती है, लेकिन जिनी वहाँ भी आ जाता है और बैठकर उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है, मैं जिस चिराग में कैद था वहाँ बस एक बड़ा सा हॉल है और मेरे साइड से एक आधे साइज का सोफा। लेकिन इतने सालों तक उसका वफादार पेट सईद, जो कि एक जादुई जैगुआर है, वो टाइम टू टाइम बाहर की दुनिया की सारी अपडेट उसे देता रहता था कि दुनिया में क्या क्या बदलाव हो रहा है। साथ ही वो 983 साल से उस लड़के के पूर्ण जन्म होने का इंतजार भी कर रहा था, जिसने अपने 3 विशेष दूसरों के लिए मांगकर ये साबित कर दिया कि सारे इंसान शैतान के बहकावे में नहीं आते, बहुतों में इंसानियत अभी भी बाकी है। दोस्तों अगर आप में बाकी है तो वीडियो को लाइक करने के बाद वीडियो को हाइप देना, बिकॉज माई चैनल इज डाइंग। इब्लिस आपको भगाएगा लेकिन आप उसकी बात मत सुनना। वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर देना। इब्लिस बताता है कि जब मैं उस लड़की यानी कि तुम्हारी वजह से अपने मकसद में नाकामयाब हो गया तो फिर ऊपर वाले ने मुझे चिराग में ही कैद कर दिया। फिर 600 सालों तक मैंने खुदा से कुछ नहीं कहा, बस उन्हें गालियां देता रहा, क्योंकि मुझे यकीन था कि किसी न किसी दिन तुम दोबारा से जन्म लोगी और मुझे आजाद कर दोगी, जिसके बाद मैं फिर से तुम्हें बहला फुसला कर तुमसे गुनाह करवाऊंगा और खुदा को गलत साबित कर दूंगा। लेकिन सही तुम्हें ढूंढता रहा, तुमने कई बार जन्म लिया लेकिन हर बार तुम यहाँ पहुँचने से पहले मर गई। फिर जब 983 साल हो गए तो मैंने खुदा से दुआ की कि हे ऊपर वाले मुझे एक और मौका दे दे। अगर आपके बनाए इंसान सच में नेक दिल निकले तो मैं हमेशा के लिए जहन्नम में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर वो बुराई की राह पर चले तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मुझे जन्नत और जहन्नम में आने जाने की आजादी मिलेगी। जिसके बाद ऊपर वाले ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ, लेकिन अब अगर तुम्हें मेरे बनाए अब तक के सबसे नायाब चीज के सामने सर झुकाना पड़े तो उसी दिन तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। और फिर उन्होंने तुम्हें मेरा नया मालिक बनाकर भेज दिया, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो तुम्हें ही भेजेंगे। इस बार तो मैं ऊपर वाले को साबित कर ही दूंगा कि आपके बनाए सारे इंसान लालची और बेकार है। फिर खयोंग पूछती है, ठीक है बताओ तुम क्या चाहते हो मुझसे? वो कहता है, तुम अपनी 3 ख्वाहिशें बताओ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ सिवाय मरे को वापस लाने के और फ्यूचर देखने के। इसके अलावा तुम जो कहो मैं कर सकता हूँ। खयोंग कहती है कि तुम मुझे बहका रहे हो, अभी यहाँ से निकलो, नहीं तो पहली ख्वाहिश तुम्हारा कत्ल करने का होगा। इसके बाद जब खयोंग रोड पर जा रही थी तो जिनी उससे कहता है कि पहले तुम कितनी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब तो तुम बिल्कुल चुड़ैल हो गई हो। चलो अच्छा ही है, तुम जितनी बुरी और लालची बनोगी मेरे लिए उतना अच्छा होगा। तभी एक बाइक जिनी को पार करते हुए चला जाता है, जिससे वो डर जाता है कि ये क्या चीज था। बाइक ने जिनी की एयर फ्लो को खराब कर दिया था, जिस वजह से उसका आधा शरीर भी अलग हो गया था। इसके बाद खयोंग दुबई में शॉपिंग करने के लिए जाती है। तभी जिनी वहाँ आकर कहता है, जल्दी से अपनी 3 ख्वाहिश बता दो। जिस पर खयोंग कहती है कि दफा हो जाओ, तुमने गलत इंसान चुन लिया, मैं नियमों और आदतों से चलती हूँ। तभी वहाँ पास में खड़े लोग खयोंग से पूछते हैं कि तुम हवाओं में किससे बात कर रही हो? वो कहती है, तुम्हें ये नमूना दिखाई नहीं दे रहा क्या? कल से पीछे पड़ा है, जिससे सभी उसे पागल
पागल समझते हैं। फिर जिनी बताता है, मैं जिससे चाहूँ बस उसे ही दिख सकता हूँ। ये सुनकर वो गुस्से से पागल हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से लोग उसे पागल समझ रहे थे। इसीलिए वो गुस्से में जाकर उस चिराग को नदी में फेंक देती है। लेकिन जब वो घर आती है तो जिनी अपने चिराग के साथ उसके घर पर आ चुका था। वो कहता है, तुम मेरी मालकिन हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। फिर खयोंग पूछती है, मैं तुमसे पीछा छुड़ा कर रहूंगी, तुम अकेले जिन तो नहीं होगे? जिनी बताता है कि नहीं, लेकिन सबसे मशहूर मैं ही हूँ। इसके बाद खयोंग जब शॉपिंग कर रही थी तो वो उससे कहती है, तुमसे अच्छे तो वम्पायर होते हैं, वो जब चाहे उड़ सकते हैं। ये सुनते ही जिनी दुनिया घुमाकर उसे गले लगा लेता है और उसे उड़ाकर एक लंबी सैर करवाता है। जिनी की उड़ान इतनी जबरदस्त थी कि उसके आगे स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन और वो लाल मैन सब फेल थे। जिनी उसे उड़ाकर दुबई के बुर्ज अल अरब के टॉप फ्लोर पर लेकर चला जाता है, जहाँ का नजारा देखकर वो बहुत खुश होती है। लेकिन उसकी खुशी बहुत ही हरामी वाली थी और ऐसा जिनी को भी लग रहा था। तभी वो जिनी को ऊपर से धक्का दे देती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस आ जाता है। वो बहुत गुस्से में था। वो अपनी हड्डियां ठीक करते हुए कहता है, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया हो। वो उसका गला दबा देता है और कहता है, मैं जिस बच्ची से मिला था तुम वो तो बिल्कुल नहीं हो, आखिर तुम हो क्या चीज? जिनी कहता है, अपनी जिंदगी की भीख मांगो और कहो कि ये मेरी पहली ख्वाहिश है। वो बहुत हंसती है और कहती है, बहुत मजा आ रहा है, ऐसे ही दबाते रहो। लेकिन फिर इब्लिस को उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो मर जाती तो इब्लिस को फिर से कैद होना पड़ता। इसीलिए इब्लिस गुस्से में उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद वो शहीद को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ वो किसी और का पेट बना हुआ था। लेकिन जैसे ही इब्लिस उसे आवाज देता है, वो भागकर उसके पास आता है। शहीद अपने आका को देखते ही गले लगा लेता है। फिर शहीद उसे दिखाता है कि हम जहाँ रहते थे अब इंसानों ने वहाँ पर 5 स्टार होटल बना दिया। फिर शहीद ने इब्लिस से पूछा कि आपका नया मालिक कैसा है? तो वो कहता है, अरे यार उसकी तो कोई ख्वाहिश ही नहीं है। अब अगले सीन में खयोंग चिराग को होटल में छोड़कर कोरिया के लिए निकल चुकी थी। लेकिन जब वो प्लेन में जाती है तो इब्लिस पहले से वहाँ मौजूद था। वो कहता है, ये उड़ने वाली कालीन जैसी चीज और इसका खाना बहुत ही लाजवाब है। फिर जब वो अपने घर पहुँचती है तो उसके गाँव की सारी बूढ़ी औरतें उससे पूछने लगती है कि ये लंबू कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? खयोंग पूछती है, कौन लंबू? तभी वो देखती है कि इब्लिस अब बिल्कुल किसी मॉडर्न वर्ल्ड के ह्यूमन की तरह कपड़े और हेयर स्टाइल करके उसके पीछे खड़ा है और अब वो सभी को दिखाई भी दे रहा था। फिर जब एक औरत उससे उसका नाम पूछती है तो वो उन्हें अपना नाम ली बुल्ली बताता है। इसके बाद खयोंग उसे अपने साथ घर के अंदर ले गई और उससे कहने लगी कि गाँव वालों से दूर रहना, जादू करते हुए पकड़े मत जाना और ख्वाहिशों के लिए मेरे पीछे मत पड़ना। तभी दादी वहाँ आती है तो उसे इब्लिस दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो खयोंग को अकेले बात करते हुए देखकर पूछती है कि तुम अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम पागल हो गई हो क्या? दवाई ले रही हो ना? और लंबू कहाँ गया? फिर खयोंग उससे पूछती है कि तुम इन्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वो कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि गांव वालों से दूर रहना, जिससे खयोंग को इतना गुस्सा आता है कि उसे घड़ी की टिक टिक सुननी पड़ती है, क्योंकि दादी ने उसके गुस्से आने पर घड़ी के टिक टिक को सुनने को कहा था और गिनती भी गिनने को कहा था, ताकि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ इब्लिस फिर से नानी को दिखाई देने लगा था। नानी उसे बताती है कि इस गांव के लोग बहुत अजीब है। एक तरफ वो उसे पागल कहते हैं और दूसरी तरफ वो उस पर नाच भी करते हैं। वो पूछती है कि तुम कौन से कॉलेज गए थे? तो वो कहता है कि कॉलेज वो क्या होता है। नानी गुस्सा करने लगती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। फिर जब कुछ लोग खयोंग को जाते हुए देखते हैं तो वो आपस में बात करने लगती है कि सब इसे साइकोपैथ कहते हैं, लेकिन इसने आज तक किसी को नहीं मारा और पूरे गाँव ने उसे सर पर बैठा लिया है, क्योंकि पूरे गाँव वालों ने मिलकर इसे पाल पोस कर बड़ा किया। तभी एकदम से इब्लिस वहाँ अपेयर हो जाता है। पहले तो वो औरतें डर जाती है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद वो चोरी चुपके आया हो। फिर इब्लिस उनसे पूछता है कि सबने इसे कैसे पाला था? तो वो बताती है कि पहले तो उसे जो भी हथियार दिखता वो उसे उठाकर जानवरों का पेट फाड़ देती या उन्हें कुचल देती, लेकिन फिर हम गाँव वालों ने मिलकर उसे हथियारों का सही इस्तेमाल करना सिखाया। अब हम खयोंग को अपने गैराज में काम करते हुए देखते हैं। वो एक मैकेनिक थी। उसके गैराज में उसके गांव का एक आदमी अपना ट्रक लेकर आता है और बताता है कि पार्किंग के वक्त पीछे की लाइट टूट गई। वो कहती है ठीक है 6 बजे तक ले जाना। फिर रात को जब वो गैराज से घर जा रही थी तो तभी रास्ते में उसे इब्लिस मिल जाता है। वो किसी चीज को देखकर शौक था। खयोंग देखती है कि वो ट्रक को देखकर शौक है। तभी उससे ट्रक से गाँव के सरपंच वहाँ आते हैं और खयोंग के साथ इब्लिस को देखकर उससे कहते हैं कि अच्छा तो ये है वो जिसे तुम दुबई से मंगेतर बनाकर लाई हो। जिस पर वो कहती
है कि मंगेतर नहीं दोस्त है। फिर वो इब्लिस से सरपंच से हाय करने को कहती है तो वो उसे अपनी नाक लगाता है, जिससे सरपंच का पारा गर्म हो जाता है। उसे लगता है कि वो सरपंच को गे समझ रहा है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो गायब हो जाता है। जिसके बाद खयोंग को भी ऐसे नाटक करना पड़ता है जैसे वो तेजी से भागकर गायब हो गया हो। अब हम खयोंग के गांव में रहने वाली एक औरत कैंग को देखते हैं। वो 20 साल से एक सुपरमार्केट में काम कर रही थी और अभी तक उसकी पोजीशन सेम थी, और हाल ही में वहाँ एक स्टोर कीपर नई ब्रांच मैनेजर बन गई थी जो अक्सर कैंग को डांटती रहती। फिर हम देखते हैं कि खयोंग भी जीनी के साथ वहाँ आती है और उसे समझाती है कि यहाँ पर लोग हाथ मिलाते हैं, नाक नहीं। लेकिन इब्लिस तो सुपरमार्केट में इतने सारे फ्रूट्स को देखकर पागल होता जा रहा था। अब हम मिंजी को देखते हैं। वो खयोंग की बेस्ट फ्रेंड थी। उसे वॉशरूम में एक लड़की लड़का समझ लेती है। फिर मिंजी उसे बताती है कि मैं लड़की हूँ। वो कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, मैं मिस्टर रियो सियो ह्योन की असिस्टेंट हूँ। मिंजी कहती है अच्छा समझ गई, मेरा क्लिनिक भी उनके ही बिल्डिंग में है। वो कितने पैसे वाले हैं ना, लेकिन उन्हें जरा भी घमंड नहीं है। अब हम मिस्टर रियो को देखते हैं। उसके असिस्टेंट उससे पूछती है कि आपके पास इतने पैसे हैं, लेकिन आप फिर भी पैसा क्यों कमाना चाहते हो। वो कहता है कि मैं जहन्नम की जिंदगी नहीं जीना चाहता। इधर सईद इब्लिस को बियर पिला देता है, जिसे पीने के बाद उसके फ्यूज उड़ जाते हैं। वो पूछने लगता है कि इस एल्युमिनियम के केटली में आखिर ऐसा क्या है। फिर इब्लिस कुछ बच्चों को वीडियो गेम खेलते हुए देखता है तो वो भी उनके साथ गेम खेलने के लिए बैठ जाता है। वो गेम से इतना एडिक्ट हो गया कि वो लगातार 2 दिन तक गेम ही खेलता रहता है। फिर जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो खयोंग के पास जाता है और उससे 1000 वॉन मांगता है। लेकिन तभी खयोंग को पता चलता है कि उसने गेम खेलने के लिए नानी के पैसे चुराए। जिसके बाद वो उसे मारने के लिए दौड़ाने लगती है और फिर वो उसे गाड़ी से ही उड़ा देती है। सईद को जब पता चलता है कि इब्लिस के मालकिन ने उसे गाड़ी से उड़ा दिया तो उसे अपने आका के लिए बहुत बुरा लगता है। अब हम खयोंग को अपनी दोस्त मिंजू के क्लिनिक में देखते हैं। वो उससे जिनी के बारे में पूछ रही थी कि दुबई से किसे लेकर आई है। जिसके बाद वो उसे सारी बात बताती है, जितना भी टॉर्चर उसने उसे किया हो, बस ये नहीं बताती कि वो एक जिनी है। अब हम इब्लिस को देखते हैं। खयोंग ने उसे गाड़ी से उड़ाया था, इसीलिए वो बदला लेने के लिए उसके गैराज में जाकर दरवाजा बंद कर देता है और वहाँ आग लगा देता है। फिर वो कहता है कि अगर आग बुझाना चाहती हो तो अपनी पहली ख्वाहिश बताओ। मगर खयोंग गैराज के दूसरे दरवाजे से बाहर चली आती है और उसके बाद वो एक रॉड उठाकर जिनी को बहुत मारती है, क्योंकि उसने उसका शेड्यूल बिगाड़ दिया था। वो रहम की भीख मांगता है, लेकिन वो नहीं रुकती। बेचारा जिनी बचने के लिए आग भी बुझा देता है, लेकिन खयोंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद पुलिस आकर उसे बचाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती। फिर खयोंग को गोंगटांग खाने का टाइम हो गया था, इसीलिए वो जिनी से सब ठीक करने को कहकर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अगर ठीक नहीं किया तो फिर मारूंगी। बेचारा इब्लिस मार खाकर चिराग में जाकर सदमे में था और बहकी बहकी बातें कर रहा था। इधर योंग मिंजू के साथ बैठकर गोंगथोंग खा रही थी। वो कहती है कि अरे यार बचपन से यही खा रही हो, कुछ और भी तो खा सकते हो ना। जिस पर वो कहती है नहीं, ये मेरे रूटीन का हिस्सा है, मैं अपना रूटीन चेंज नहीं कर सकती, नहीं तो मेरे लिए खतरा हो सकता है। मुझे नानी के नियमों को पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। खयोंग बताती है कि मैंने तो अपने और नानी के लिए ताबूत का इंतजाम भी कर लिया है, क्योंकि नानी के मरने के बाद मैं भी मर जाऊंगी। फिर जब मिंजू पानी लेने के लिए जाती है तो इब्लिस वहाँ कर बताता है कि मैंने गैराज ठीक कर दिया। खयोंग को हवा में बातें करते हुए देखकर मिंजू से पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो, क्योंकि इब्लिस फिर से सिर्फ खयोंग को दिखाई दे रहा था। जिसके बाद खयोंग जिनी को एक क्लिप खरीद कर देती है और कहती है जब भी तुम सिर्फ मुझे दिखाई देना तो ये क्लिप लगा लेना, इससे लोग मुझे और पागल नहीं समझेंगे। जिनी कहता है मैं तुम्हारे वजह से 983 साल से बंद था, अब तुम विश मांग भी लो। खयोंग कहती है मेरी नानी कहती है कि इंसान नेक होते हैं, अगर कोई बुरा है तो वो मैं हूँ। इब्लिस कहता है कि नहीं, सारे इंसान बस बुरे ही होते हैं। जिसके बाद वो उसे उसकी नानी को गलत साबित करने के लिए कहती है। वो कहती है ठीक है, मेरी पहली विश ये है कि तुम इस सड़क पर आने वाले 5 में से 3 लोगों को बहकाकर उनकी ख्वाहिशें पूरी करोगे। अगर उनमें से 3 भी भ्रष्ट होकर बुरे बन गए तो मैं अपनी बाकी की ख्वाहिशें भी मान लूंगी और तुम मुझे मार देना। जिससे जिनी बहुत खुश होता है, क्योंकि योंग ने अपना पहला विश मांग लिया था। अब अगले सीन में हम कयोंग को सपने में देखते हैं, जहाँ शायद उसे अपने किसी जन्म की यादें याद आ रही थी। वो अपने सपने से जागकर खुद के चेहरे को देखती है और मुस्कुराती है। वहीं इब्लिस परेशान हो रहा था, क्योंकि असल में खयोंग ने जो विश मांगी थी वो उसके लिए थी ही नहीं। इस जन्म में भी उसने दूसरे के लिए विश मांगी। फिर वो सईद से
कहता है कि तुम जाकर खयोंग के गैराज में काम करो, फिलहाल मैं उससे दूर रहूंगा। इसके बाद इब्लिस अपनी जादुई कालीन लेकर घूमने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब एयरफोर्स की नजर उस पर पड़ती है तो वो लोग उसके पीछे लड़ाकू विमान लगा देते हैं। वो उसके ऊपर फायरिंग करने वाले थे, लेकिन वो वहाँ से उड़ते हुए जापान की तरफ भाग जाता है। अब खयोंग न्यूज में देखती है कि आसमान में अज्ञात वस्तु देखे गए। फिर जब जिनी अपना कारपेट लेकर वहाँ आता है तो खयोंग समझ जाती है कि वो अज्ञात वस्तु जिनी का ही था। खयोंग उससे धमकाती है कि दोबारा गए तो टांगे तोड़ दूंगी। साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि जो सईद उसके यहाँ पर काम करने के लिए आया है वो और जिनी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इसके बाद जिनी सोचता है कि अगर खयोंग दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकती है तो मेरे लिए क्यों नहीं, चलो पूछ कर आते हैं। वो तुरंत वहाँ से पास्ट में चला जाता है जहाँ दूसरे जन्म में खयोंग एक खबरी थी, लेकिन वहाँ जिनी को सभी घुसपैठिया समझकर उसका सर कलम करने का आदेश दे देते हैं। जिसके बाद जिनी को वहाँ से अपना सर कलम करवाकर प्रेजेंट में लौटना पड़ता है। खयोंग पूछती है कि कहाँ गए थे, मेरे ख्वाहिश का क्या हुआ, कुछ कर क्यों नहीं रहे। इब्लिस बताता है कि उन्हें मेरा चिराग तब दिखाई देगा जब उनकी ख्वाहिश ज्यादा बढ़ेगी, फिर वो चिराग घिसेंगे और फिर उनकी ख्वाहिश पूरी होगी। खयोंग पूछती है मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम उनकी ख्वाहिश पूरा कर रहे हो। जिसके बाद जिनी उसे एक बिल्डिंग में ले जाता है और बताता है कि एक ऐसा पेन है जो झूठ लिखने पर सच में बदल देता है और वो पेन यहाँ बस आने ही वाला है। तभी वहाँ उस बिल्डिंग के मालिक आते हैं, ये मिस्टर राव थे। उसे देखते ही इब्लिस ने खयोंग से कहा कि मौका मिलते ही इसका एक पंख उखाड़कर भाग जाना, और फिर वो खयोंग को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर राव एक फरिश्ता थे। वो अपने पंख खोलकर खयोंग को जाकर बचा लेते हैं और तभी खयोंग उसका एक पंख तोड़कर भाग जाती है। फिर जिनी आकर उससे पूछता है कि तुम्हारा मानना था कि मैं इंसानों को भगाता हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ था नहीं, तो फिर चोरी चकारी खून खराबा कैसे हो रहा था, ये सब कुछ रुका क्यों नहीं। मिस्टर रियो, जिसका असली नाम इजलेल था, वो कहता है क्योंकि तुम इंसानों के अंदर बुराइयों की बीज बोकर गए थे। कैद होने से पहले तुम मेरा एक पंख चुरा कर गए थे, अब तुम यहाँ वापस क्या करने आए हो। जिनी कहता है मैं क्यों बताऊं, जब मैं कैद में था तब तुम हर रोज आते थे और मेरे चिराग पर एक मुट्ठी रेत डालते थे ताकि कोई मुझे ढूंढ न ले। फिर इजलेल कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारी गर्दन काटूंगा। इसके बाद जिनी इजलेल के पूरे बिल्डिंग को तोड़ देता है और हंसते हुए वहाँ से भाग जाता है। इधर खयोंग इजलेल के पंख से लिखती है कि जिनी गुड लुकिंग नहीं है, तो वो मिट जाता है और लिखा जाता है कि जिनी टू गुड लुकिंग है। फिर वो लिखती है कि मैं ग्रैंडमा के लिए बोझ हूँ, तो वो मिटाकर लिख देता है कि मैं ग्रैंडमा की स्ट्रेंथ हूँ, जिससे वो समझ जाती है कि जैसा कि अब तक वो सोचती आई है वैसा नहीं है, ग्रैंडमा उसके होने का बहुत शुक्रगुजार है। इधर हम सरपंच को देखते हैं। जब से जिनी ने उसके नाक को टच किया था उसे कुछ कुछ होने लगा था। तभी उसका कार्यकर्ता आकर बताता है कि अरे उसे भूल जाओ, दुबई के लोग ऐसे ही नाक मिलाकर हेलो करते हैं। अब हम कैंग को देखते हैं। फिर से उसकी मैनेजर उसे डांट रही थी और उसे मेकअप करने के लिए बोल रही थी। फिर जब वो वेयर हाउस में काम कर रही थी तभी उसे चिराग दिखाई देता है। वो जैसे उसे साफ करने लगती है तभी जिनी बाहर आता है। पहले तो वो उसे देखकर डर जाती है, फिर जिनी उसे बताता है कि 3 ख्वाहिश मांगो सिवाय मरे के जिंदा करने के और मुस्तकबिल देखने के। कैंग तुरंत कहती है मैं सुपरमार्केट की ब्रांच मैनेजर बनना चाहती हूँ, और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो इस सुपरमार्केट की मैनेजर बन चुकी है। वो मैनेजर बनते ही पुराने ब्रांच मैनेजर को टॉर्चर करना शुरू कर देती है, वो भी बहुत बुरी तरह से। खयोंग को जब कैंग के बारे में पता चलता है तो वो उसके तेवर देखने के लिए वहाँ आती है और वो भी उसे इस रूप में देखकर हैरान हो जाती है। फिर बातों ही बातों में खयोंग मिंजू का जिक्र करती है तो जिनी पूछता है वो कौन है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की को बहुत सारी लड़कियां बुली कर रही थी। जिसके बाद खयोंग उन सब के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर कहती है कि अगर दोबारा से मिंजू को परेशान किया तो अगली बार आग लगा दूंगी। जिसके बाद उन लोगों ने मिंजू को परेशान करना बंद कर दिया और खयोंग और मिंजू की अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन इसके बाद खयोंग उसके गले ही पड़ जाती है। वो बार बार उससे कहती है होमवर्क कर ले नहीं तो जान से मार दूंगी। उसकी धमकियों से मिंजू इतना डर जाती थी। उसकी धमकियों की वजह से फाइनली मिंजू डॉक्टर बन जाती है। अब हम मिस्टर रियो के असिस्टेंट यानी कि इजलेल के असिस्टेंट को देखते हैं। वो जिनी और खयोंग पर नजर रख रही थी और अब तक घटी सारी घटना की रिपोर्ट वो मिस्टर रियो को देती है। फिर हम देखते हैं कि इब्लिस जब गेम खेल रहा था तो उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तभी उसे एक आदमी सिगरेट पीकर रोड पर फेंकता हुआ दिखता है। इब्लिस जब उसे उठाने के लिए बोलता है तो वो उसके साथ दादागिरी
एग्री करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ सईद आकर इब्लिस को गेम खेलने के लिए पैसे देता है और उस आदमी को जैगुआर बनकर डराता है। इसके बाद वो इरम यानी कि इजराइल के असिस्टेंट से मिलता है। दरअसल इरम और सईद शुरू से साथ थे और दोनों अपने अपने आकाओं के लिए काम कर रहे थे बिना किसी को धोखा दिए। फिर सईद आकर इब्लिस को बताता है कि आपके कहने पर मैंने मालकिन की छानबीन की थी। गराज का काम तो उनका साइड बिजनेस है, असल में वो स्टॉक मार्केट करती है। साथ ही वो 4, 14 और 24 को गराज बंद रखती है क्योंकि वो 4 तारीख को स्कूबा डाइविंग करने जाती है, 14 को हैकिंग और 24 को वो अपना फेवरेट डिश खामजा थोंग खाने के लिए जाती है। तभी जिनी को समझ आता है कि वो अपने इस रूटीन के जरिए खुद को मारने की तैयारी कर रही है। खायोंग अपने लिए कॉफिन भी बना रही थी, वो नानी के मरते ही खुद को मारने वाली थी। इसीलिए अब जब तक वो अपनी सारी विश ना मांग ले, जिनी को उसे किसी भी हाल में जिंदा रखना ही होगा। जिसके बाद इब्लिस डिसाइड करता है कि वो नानी की उम्र लंबी करेगा और उन्हें मरने नहीं देगा। अब वो नानी को आराम देने के लिए उनके सारे काम करने लगता है। वो उनके खेत का भी काम करता है। फिर सईद उसे बताता है कि मालकिन ने मुझसे पूछा था कि जब हम पहले मिले थे तो क्या हुआ था, मैं कैसे मरी थी। इसके बाद खयोंग इब्लिस के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ का खाना इब्लिस को बहुत पसंद आता है। इसके बदले में इब्लिस उसे उड़ाकर शहर के सबसे ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है। तभी खयोंग कहती है कि मेरे अंदर जज्बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इब्लिस पूछता है कि तुम मुझे पसंद क्यों करती हो, तो वो कहता है तुम भी जज्बाती नहीं हो इसीलिए, और थोड़े बहुत हैंडसम भी हो। फिर इब्लिस उसके लिए पूरे शहर की लाइट बंद कर देता है और सितारों की बातें करने लगता है, जिस पर खयोंग उसे बहुत ही वियर्ड तरीके से देखती है। इब्लिस पूछता है क्या हुआ, तो वो कहती है करो। इब्लिस दोबारा पूछता है क्या करूं, तो वो कहता है जब भी कोई मर्द चांद तारों की बातें करता है तो उसे किस चाहिए होता है, ऐसा उसे मिंजू ने कहा था। मुझे भी देखना है कि कैसा लगता है किस करने के बाद। लेकिन इब्लिस किस करने से मना कर देता है तो वो खुद उसे किस करने लगती है, मगर उसे कुछ खास नहीं लगता तो वो दोबारा ट्राई करती है और इस बार भी उसे खास नहीं लगता। वो कहती है लोग तो कहते हैं कुछ कुछ होता है। जिसके बाद इब्लिस कहता है जब मैं करता हूँ तो बहुत कुछ होता है। जिसके बाद वो उसे किस करता है और इस बार तो खयोंग का दिमाग ही खराब हो जाता है। फिर अगली सुबह जैसे ही इब्लिस उठता है, खयोंग उससे कहती है चलो किस कर लेते हैं, लेकिन वो खेत में प्याज उगाने का बहाना करके वहाँ से भाग जाता है। फिर जब वो प्याज लगा लेता है तो वो दोबारा से आ टपकती है और कहती है प्याज लगा लिया ना, चलो किस करते हैं, लेकिन वो टॉयलेट का बहाना बनाकर छुप जाता है। खयोंग उसे ढूंढती है तो वो उसे कॉफिन में मिलता है। वो फिर से उसे कहती है चलो किस करते हैं। जिसके बाद इब्लिस उसे समझाता है कि किस ऐसे ही नहीं किया जाता, उसके भी नियम कानून होते हैं। इसके लिए बारिश का होना बहुत जरूरी है। अब हम खयोंग के उस फ्रेंड को देखते हैं जो बैंक में काम करती थी। वो चोरी चुपके उसके अकाउंट की ट्रांजैक्शन चेक करती थी। वो देखती है कि दिन ब दिन खयोंग के बैंक बैलेंस बढ़ती ही जा रही है। अब हमें एक कपल को दिखाया जाता है। वो अपने परिवार के साथ योंग के गांव में एक नया घर बनवा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उस कपल के बच्चे के गले में एक अंगूठी थी। अब हम देखते हैं कि नानी एलेक्सा से कल के मौसम के बारे में पूछती है और फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन नानी के वहाँ से जाने के बाद इब्लिस अलेक्सा से पूछता है कि खयोंग तुमसे क्या पूछती है। वो बताती है कि आजकल खयोंग बारिश जल्दी बुलाने के तरीके, नकली बारिश करवाने के तरीके और होठ नरम करने के लिए लिप बाम, चुम्मा लेने के आसान तरीके जैसे सवाल ढूंढते रहती है। ये सब सुनकर तो इब्लिस के दिमागी खराब होने लगे। वही खयोंग सईद से पूछती है कि क्या तुम बारिश करवा सकते हो। वो कहता है नहीं, मैं जिन हूँ फरिश्ता नहीं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इब्लिस भी खुश था क्योंकि उसने पूरे 1000 सालों के बाद किसी को किस किया था। फिर सईद कहता है आपने किस करने से पहले अपने दांत साफ किए थे ना, तो वो कहता है नहीं, वो क्या होता है। इसके बाद इब्लिस अपने दांत साफ करवाने के लिए मिंजू के क्लिनिक में चला जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फिर जब मिंजू को पता चलता है कि ये खयोंग का बॉयफ्रेंड है तो वो खुशी से नाचने लगती है। दोनों एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट हग करने वाले थे। फिर मिंजू कंफर्म करने के लिए उसे खयोंग के पास ले जाती है और जब वो उसे बताती है कि हाँ ये वही है, तो मिंजू कहती है कि भले ही तुम इस लंबू पर फ्लैट हो गई हो, लेकिन ये एक नंबर का भिखारी है, इसके पास मुझे देने के लिए पैसे ही नहीं थे। जिसके बाद खयोंग उसे फिर से पीटती है। बेचारे का एक आंख फूल जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। आज मेला था और फायर शो होने वाला था। हम देखते हैं कि आतिशबाजी होती है तो इब्लिस उसमें अपने जादू से खयोंग का नाम लिखवा देता है। साथ ही लिखवाता है कि खयोंग फक यू, जिसे देखकर सभी शौक हो जाते हैं। ये आइडिया सईद का था। खयोंग भी उसे देख
देख रही थी। तभी वहाँ इज़राइल आता है। वो उसे देखकर पूछती है कि आखिर असल में तुम हो कौन, क्या चाहते हो? अगर अपने पंख लेने आए हो तो वो मैं तुम्हें नहीं देने वाली। वो कहता है कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं बस ऊपर वाले का हुक्म मानने के लिए आया हूँ। जैसे ही इब्लिस किसी इंसान के आगे झुकेगा मैं उसका सर कलम कर दूंगा, और तुम भी तो यही चाहती हो, उसे छुटकारा पाना। जिस पर खयोंग कहती है चलो जाओ, अब देर हो रही है, मुझे गैराज बंद करना है। जिससे इज़राइल इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि जाकर अपने सेक्रेटरी से कहता है कि ये कैसी साइकोपैथ है, मैं कितनी भी किताबें क्यों ना पढ़ लूं, मैं इसे समझ ही नहीं पाता। अब हमें इब्लिस को दिखाया जाता है, वो फिर से एक बच्चे के साथ बैठकर गेम खेल रहा था। तभी मिंजू वहाँ आती है और इब्लिस को अपने साथ ड्रिंक करवाने के लिए ले जाती है। फिर वो उसे बताती है कि मेरी खयोंग बाकी साइकोपैथ की तरह नहीं है, उसकी नानी और मोहल्लों वालों ने उसकी बहुत ही अच्छे से परवरिश की है, जिससे वो कभी अपने हदें पार नहीं करती। खयोंग भी वहीं थी और वो उन दोनों की बातें सुन रही थी। फिर रात को जब वो दोनों मिलते हैं तो खयोंग उससे पूछती है कि ये तुम्हारी और इज़राइल की क्या कहानी है। वो बताता है कि ऊपर वाले ने फरिश्तों को रोशनी से बनाया और जीनियों को बिना धुएं की आग से। जीनियों को अपने वजूद पर बहुत घमंड होने लगा, जिसके बाद वो खुद को ऊपर वाले से महान समझने लगे। जिसके बाद गुस्से में ऊपर वाले ने फरिश्तों को उसे खत्म करने का हुक्म दिया, जहाँ इज़राइल उनका सिपा सलार था। पूरे 300 साल जंग चली, मेरे सारे भाई मारे गए, कुछ अभी भी जिंदा है, लेकिन मैं चिराग में कैद था, तो अब मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है। तभी हमें कुछ जीनियों को दिखाया जाता है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के काम कर रहे थे। इधर कैंग थोड़ी थोड़ी बात पर अपने एम्प्लॉय जो कभी उसके लेवल पर थे उस पर चिल्लाने लगी थी, जिससे उसके एक एम्प्लॉय पर बहुत चिल्लाती है और कहती है बुढ़िया तुम मैनेजर बनने के लायक नहीं हो, पता नहीं कैसे बन गई, मैं तुम्हारी जैसी औरत के नीचे काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं आता। जिससे कैंग बहुत दुखी होती है और फिर वो जीनी से जाकर दूसरी विश मांगती है। उसकी दूसरी विश होती है कि मुझे सुपरमार्केट में 20 साल पहले से ब्रांच मैनेजर बना दो। जिसके बाद जीनी उसे 20 साल पहले की ब्रांच मैनेजर बना देता है, जहाँ अब वो बहुत रिच हो गई थी, उसके लुक्स भी चेंज हो गए थे। अब हम उस फैमिली को देखते हैं जिसने खयोंग के गाँव में अपना घर बनवाया था और उनके बच्चे के गले में एक रिंग था। लेकिन हम देखते हैं कि उस फैमिली के पापा खयोंग से मिलने के लिए आते हैं और उसे बताते हैं कि मैं अपने बेटे और बीवी के साथ यहीं रहने के लिए आया हूँ, तुम कभी मेरे घर जरूर आना। मगर खयोंग के तीखे जवाब सुनकर वो कहता है कि तुम अभी तक नहीं बदली, अभी भी साइकोपैथी हो। वहीं इब्लिस भैया 20 साल पहले के खयोंग से मिलने के लिए आते हैं। वो चींटियों को पत्थर से कुचल रही थी, लेकिन वो इब्लिस को देखते ही उसे एक पत्थर उठाकर सर पे मार देती है। फिर रात को बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखते ही खयोंग ब्रश करने लगती है और फिर जाकर शराब ले आती है। लेकिन उसे इब्लिस कहीं नहीं मिल रहा था। वो उसे बहुत ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। फिर जब वो मिलता है तो बारिश रुक चुकी थी, जिससे खयोंग बहुत गुस्सा थी कि तुम कहाँ मर गए थे। तभी एक कुत्ता आकर खयोंग के ऊपर भौंकने लगता है। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली गई। तो फिर जिनी ने शहीद को बुलाया और उस कुत्ते से कहने को कहा कि मैं तुम्हारी 3 विश पूरी करूंगा, लेकिन इसके बाद तुम मोहल्ले के सारे कुत्तों से कह देना कि वो खयोंग के ऊपर न भौंके। उस कुत्ते का सपना होता है एक हैंडसम इंसान बनने का। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कुत्ता एक बहुत ही हैंडसम इंसान में बदल गया था। सभी उसे अपने बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, लेकिन पोल देखकर उसकी सुसु करने की आदत अब भी थी। अब हम इज़राइल को देखते हैं। वो एक बूढ़े आदमी के पास जाकर उसके फ्रिज में कुछ रखता है और कहता है कल से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी हम देखते हैं कि ये रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता था। अब हम वापस से खयोंग को देखते हैं। वो अपने लिए कॉफिन बना रही थी। तभी उसे नानी का फोन आता है। नानी के हाथ खयोंग का वो प्राइवेट डायरी लग गया था, जिसमें वो इज़राइल के पंख से बातें लिखकर सच और झूठ का पता लगाती थी। फिर वो इब्लिस से कहती है कि किताब और पेन को रखने के लिए हमें कोई सुरक्षित जगह चाहिए, क्या मैं उसे तुम्हारे चिराग में रख दूं? तभी इब्लिस वहाँ पर एक दरवाजा ओपन करता है, जिससे खयोंग उसके चिराग के अंदर पहुँच जाती है। वो उससे कहती है कि मैं अपने और नानी के लिए कॉफिन बना रही हूँ, ताकि नानी के मरते ही या तो मैं स्कूबा डाइविंग करते हुए या फिर हाइकिंग करते हुए अपनी जान दे दूंगी। फिर वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इज़राइल से बिल्कुल मत हारना। वो कहता है अगर तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचोगी तो फिर मैं तुम्हारी विश कंप्लीट होते ही तुम्हें मारूंगा कैसे? फिर खयोंग एक पते की बात पूछती है। वो पूछती है कि अगर तुम महान और मैं एक साइकोपैथ हूँ तो ऊपर वाले ने हमें क्या सोचकर मिलाया होगा? जीनी कहता है इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। इसके बाद खयोंग जीनी की चिराग में अपनी जरूरत का सारा सामान मंगवा लेती है ताकि वो उसे रहने लायक बना सके। तभी उन्हें नानी की रोने की आवाज सुनाई देती है।
वो जब जाकर देखती है तो पता चलता है कि किम नाम के एक पड़ोसी की डेथ हो गई। अब किम के फ्यूनरल वाले दिन नानी बहुत दुखी थी। वो सोच रही थी कि अगर वो मर गई तो फिर खयोंग का क्या होगा। इसके बाद वो जाकर इब्लिस से अपनी दूसरी विश मांगती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि नानी की उम्र मेरी तरह हो जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है खयोंग का तीसरा विश क्या होगा? अब जब उसकी नानी उसकी उम्र की हो गई है तो उसके साथ क्या क्या होने वाला है? क्या इज़राइल इब्लिस के सर को कलम कर पाएगा? ऐसे और भी बहुत सारे राज है जिसका जवाब हमें देखने को मिलेगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। इस वीडियो के सेकंड पार्ट को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। सेकंड पार्ट इस वीडियो पे 1K लाइक्स कंप्लीट होते ही आपको देखने को मिल जाएगा। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।